अंग्रेजी राज में एक बच्चे का जन्म होता है बिहार के मधुबनी जिले में। मात्र 13 साल की उम्र में वह घर छोड़ के भाग जाता है। जेल में बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत को खोजने वाले नेहरू को भारत का हजारों साल का इतिहास जुबानी याद है, बस वे योग से परिचित नहीं है। फिर एक दिन पता चलता है कि जो लड़का भागा था वह तो प्रधानमंत्री नेहरू को योग सिखाता है। पिता नेहरू का नौजवान योग शिक्षक बाद में उनकी बेटी इंदिरा गांधी को भी योग की ट्रेनिंग देने लगता है और इंदिरा गांधी अपने आखिरी वक्त तक उसकी देखरेख में योग सीखती रहती हैं। इंदिरा के करीबी रहे कुछ ने दावा किया कि योग गुरु के साथ इंदिरा के रिश्ते अलग किस्म के थे। इंदिरा ने योग गुरु के बारे में उसकी देह की मांसल सुंदरता का खूब बखान भी किया है। यह योगी इंदिरा के परिवार से अलग इकलौता पुरुष था जो सीधे इंदिरा गांधी के बेडरूम तक पहुंच रखता था। हालांकि उसकी पहुंच को लेकर इंदिरा गांधी के आसपास मौजूद लोग उसे पसंद नहीं करते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनुष शुक्ला है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अनटोल्ड स्टोरी का नया ताजा एपिसोड। आगे बढ़े उससे पहले अनुरोध है कि आप लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें हमारे वीडियो को और एक कमेंट जरूर करके जाएं। लेफ्ट के राक्षस गणों से अनुरोध है कि चैट बॉक्स में मुझे गालियां देने की बजाय जो कहना हो यही कह दिया करें। दोस्तों, मैं शुरुआत में जिस योगी की चर्चा कर रहा था उसका भी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ही दुखद अंत हुआ। तब उसकी उम्र 70 साल थी। उस योगी का नाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी था। आप समझ ही गए होंगे कि आज की बातचीत धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और इंदिरा गांधी के रहस्यमयी रिश्तों को लेकर है, जिसे भारत के राजनीतिक गलियारे में बहुत ही संदिग्ध रूप से देखा गया। योग गुरु और उसके रसूख पर काफी कुछ लिखा गया, उसकी अनगिनत कहानियां हैं। कई ने उसे भारत का रासपुतिन तक करार दिया, जो रूस की जारशाही के आखिरी कुछ सबसे ज्यादा विवादित व्यक्तियों में शामिल था। रासपुतिन एक रहस्यवादी था, साधारण से गांव में पैदा हुआ था। अपनी चिकित्सकीय और चमत्कारिक शक्तियों की बदौलत निकोलस द्वितीय का करीबी बन जाता है। निकोलस की पत्नी रासपुतिन को बहुत पसंद करती थी। शाही फैसलों और उसके कामधाम पर रासपुतिन का जोरदार असर था। स्वाभाविक है कि दूसरे दरबारी उसे पसंद नहीं करते होंगे। असल में निकोलस और उनकी पत्नी एलेक्जेंड्रा का इकलौता बेटा हीमोफीलिया नाम के रोग से पीड़ित था। कोई इलाज नहीं कर पाया, मगर रासपुतिन की देखभाल ने काम किया और इससे प्रभावित होकर निकोलस के करीबियों में नया लेकिन सबसे ताकतवर व्यक्ति रासपुतिन बना। कहते हैं कि हीमोफीलिया यूरोपीय शाही परिवारों की एक कॉमन बीमारी थी जो आपस में शादियों की वजह से पनपा और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की 2 बेटियों की वजह से स्पेन, जर्मनी और रूस जैसे राज परिवारों तक भी पहुंच गया था। खैर, आप रासपुतिन के बारे में विशेष जानना चाहें तो ओटीटी पर आपको सीरीज मिल जाएगी, जहां आप रासपुतिन और रूस में जारशाही के आखिरी दौर को देख सकते हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी सिर्फ योग के साथ तंत्र विद्या का भी जानकार बताया जाता है। कहते हैं कि अपने इन्हीं गुणों से इंदिरा के बेडरूम तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब रहा। उसकी कंपनियां थी और वह विमानों की खरीद फरोख्त भी करने लगा था। हथियारों का सौदागर भी बन गया था, जिसे इंदिरा के अपने ही बेटे बहू पसंद नहीं करते थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को चॉकलेट और चीज खाने का बहुत शौक था। इंदिरा पर लिखी अपनी किताब में पुपुल जयकर ने एक चैप्टर चॉकलेट प्रेमी योगी, जिसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के रुतबे का पता चलता है, उसे बनाया है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की इतनी पहुंच है कि वह तमाम राजनीतिक फैसलों पर इंदिरा से आक्रामक लहजे में भी बात करता है। उसके असर में इंदिरा तमाम चीजें करने लगी हैं, जिसकी वजह से पुपुल तक हैरान है। पुपुल जयकर इंदिरा की करीबी दोस्त थी। इसमें से एक 1980 के सूर्य ग्रहण का भी उदाहरण है। संजय गांधी की पत्नी मेनका प्रेग्नेंट हैं। इंदिरा उन्हें कहती हैं कि वे सूर्य ग्रहण में बाहर ना निकलें, इससे बुरा फल मिलेगा। पुपुल जयकर ने अपनी किताब में लिखा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इंदिरा को भरोसे में ले लिया था कि संजय और उनका नाश करने के लिए गुप्त स्थानों पर रहस्यमय तांत्रिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इन दुष्ट लोगों के अनुष्ठान से निपटने के लिए उतने ही प्रभावी मंत्रों और अनुष्ठानों की जरूरत ब्रह्मचारी ने इंदिरा को बताई होगी। संभावना है कि अपने बेटे की रक्षा के लिए, परिवार को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने तंत्र मंत्र अनुष्ठान करने की अनुमति दी हो। अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और इंदिरा गांधी के बीच
गुरु और शिष्या का आध्यात्मिक रिश्ता था या दोनों के बीच किसी तरह का प्रेम संबंध था, इस बारे में किसी भी लेखक पत्रकार ने सीधे सीधे नहीं लिखा है। लेकिन दोनों के रिश्ते को लेकर के जो लिखा गया उसके साक्ष्य बताते हैं, उसके संकेत बताते हैं कि दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध था। तमाम चीजों से उसे समझा जा सकता है। जहां तक बात दोनों के बीच प्रेम संबंधों की है, इसका आधार असल में डोरोथी नॉर्मन लॉ को लिखी इंदिरा गांधी की एक चिट्ठी है। डोरोथी के हवाले से पुपुल ने अपनी किताब में लिखा, आजकल मैं जल्दी उठती हूं और विशेष प्रकार के व्यायाम करती हूं। मुझे इस योग को एक प्रशिक्षित और सुंदर योगी ने सिखाई है, बल्कि उसकी सुंदरता और उसका सुडौल शरीर देखकर हर कोई उसकी सरल योगविद की ओर आकर्षित हो जाता है। लेकिन उससे बातचीत करना सच में बहुत झंझट है, क्योंकि वह अंधविश्वास से भरा हुआ है। जो भी हो, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का असाधारण रुतबा था उस वक्त इंदिरा गांधी के दौर में। नेता, मंत्री, कारोबारी हर कोई इंदिरा का करीबी होने की वजह से धीरेन्द्र के चरणों में साष्टांग पड़ा रहता था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कोई ऐसा वैसा शख्स भी नहीं था। उसके पास अकूत दौलत थी, कई आश्रम थे, जिसकी जमीन कांग्रेस की सरकारों ने ही उसे दिया था। उसके पास कई प्राइवेट जेट थे, जिसमें 4 सीटर सेसना, 19 सीटर डॉर्नियर और मॉल, 5 विमान शामिल थे। ब्रह्मचारी प्लेन उड़ाया करता था। उसका दबदबा इतना ज्यादा था कि किसी से नाराज हुआ तो मिनटों में अफसरों का ट्रांसफर और मंत्रियों का विभाग तक बदलवा देता था, वह चाहे जितने ताकतवर हो। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के दबदबे का विस्तार से जिक्र इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा मैटर ऑफ डिस्क्रेशन में किया है। गुजराल उस वक्त निर्माण और आवास मंत्री थे। ब्रह्मचारी एक सरकारी जमीन को अपने आश्रम के नाम ट्रांसफर कराना चाहता था। गुजराल ने नहीं किया, मना कर दिया, तो गुजराल को डिमोट करने की धमकी मिली। कुछ ही दिनों बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ और उमाशंकर दीक्षित को गुजराल के ऊपर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उमाशंकर दीक्षित ने भी जमीन नहीं ट्रांसफर की, बाद में उन्हें भी हटाकर नया मंत्री लाया गया। गुजराल जब इंदिरा की कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री थे, तब संजय ने भी उन्हें बुलेटिन प्रसारण करने से पहले सभी बुलेटिन दिखाने को कहा था। गुजराल ने तब अव्यावहारिक मानते हुए संजय की अपील को मना कर दिया था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से संजय गांधी की खूब नजदीकियां थी। दोनों को प्लेन उड़ाने और गाड़ियों का शौक था। संजय को हवा में कलाबाजियों का भी शौक था और ब्रह्मचारी ने विदेश से एक प्लेन भी मंगवाया था। लेकिन इंदिरा के दूसरे बेटे और बहू यानी राजीव गांधी और सोनिया गांधी को धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का घर में आना जाना, घर में अंदर तक घुसे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब इसकी वजह क्या थी नहीं मालूम, लेकिन पुपुल जयकर ने लिखा है, संजय गांधी के निधन के बाद ब्रह्मचारी का इंदिरा के घर में महत्व कम होने लगा। राजीव और सोनिया ने कभी भी इस साधु के प्रति अपनी नाराजगी छिपाई नहीं थी। 1983 तक प्रधानमंत्री के घर में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का आना जाना बंद हो गया था। कैथरीन फ्रैंक की किताब के मुताबिक इंदिरा गांधी ब्रह्मचारी की राजनीतिक सलाह भी मानती थी, और यही वजह है कि आपातकाल के दौरान इंदिरा सरकार की अनियमितताओं की जांच के लिए गठित शाह आयोग ने भी अपनी फाइंडिंग में इंदिरा के साथ ब्रह्मचारी के प्रभाव और उनके बेटे के साथ यानी संजय गांधी के साथ साठगांठ के बिंदुओं पर जांच की। ब्रह्मचारी की ताकत संजय के साथ साथ दिखती है, जिसकी चर्चा नहीं होती। कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं, ब्रह्मचारी के विश्वायतन योग आश्रम की स्थापना 1950 के दशक के आखिर में नेहरू के दौरान सरकार की मदद से हुआ। संजय के साथ ब्रह्मचारी का प्रभाव और बढ़ा। 1973 में ब्रह्मचारी ने अपर्णा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी भी बनाई, जिसका उद्देश्य विमानों की खरीद फरोख्त करना था। यह एक ऐसा शौक था जो ब्रह्मचारी और संजय में कॉमन था। संजय भी कंपनी के निदेशकों में से एक थे। उसी वर्ष ब्रह्मचारी ने कश्मीर में मंत्रलाई में अपर्णा आश्रम नामक एक और योग केंद्र स्थापित किया। कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं, 1976 में आपातकाल के चरम पर ब्रह्मचारी को दान में एक 4 सीटर M5 विमान मिला था। इसे एक अमेरिकी कंपनी ने दान किया था।
इसे स्वीकार करने के लिए ब्रह्मचारी के आवेदन पर सरकारी अनुमति मिली थी। जो आवेदन अनुमति पाने के लिए दिया गया था उसमें विमान को औपचारिक खेती कामों के लिए बताया गया था, छिड़काव के लिए, लेकिन जांच में विमान को खेती के कामों लायक उपयोगी नहीं पाया गया। इस विमान को लाने के लिए सीमा शुल्क में सरकार की वजह से छूट मिली थी और परमिट का मूल्य $67,356 था, जबकि विमान की वास्तविक कीमत इससे कहीं ज्यादा थी। कैथरीन की किताब से पता चलता है कि कश्मीर के मंतरलाई में ब्रह्मचारी के निजी हवाई पट्टी का भी निर्माण हुआ, जो पाकिस्तान की सीमा के निकट सुरक्षा नियमों का सरासर उल्लंघन था। शाह आयोग की सुनवाई में पता चला कि अपर्णा आश्रम में ब्रह्मचारी के रहने के सबूत तो नहीं मिले, लेकिन अमीर लोगों के रहने और छुट्टियां बिताने के सारे ऐशो आराम वहां पर मौजूद थे। आश्रम के कमरे शानदार और अद्भुत, बाथरूम में रंगीन टाइलें, बड़े बड़े बाथटब, 10 टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, एक चूल्हा, एक मूवी कैमरा, कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर, एक टेलीस्कोप, केतली, हेयर ड्रायर और वहां एक वाइब्रेटर भी मिला। करण जौहर की एक फिल्म में कियारा के विवादित वाइब्रेटर सीन के बाद ज्यादातर लोगों ने इस डिजिटल उपकरण के बारे में जाना। कैथरीन ने लिखा, आश्रम में छापेमारी के दौरान जब्त की गई किताबें और दस्तावेज योग शिष्य या योग प्रशिक्षक के मंतरलाई में रहने के कोई सबूत नहीं दिखाते। बावजूद यह स्पष्ट था कि आश्रम अमीर लोगों के लिए एक वेकेशन होम के रूप में बनाया और सजाया गया था। आपातकाल के दौरान राजनीतिक सवालों और तमाम अफवाहों की वजह से कुछ समय के लिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का इंदिरा के घर आना जाना बंद हो गया था, लेकिन जनता सरकार के पतन और इंदिरा के दोबारा सत्ता में आने के साथ ही एक बार फिर ब्रह्मचारी का रसूख नजर आता है। कैथरीन ने लिखा है, ब्रह्मचारी अब प्रधानमंत्री के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। हर समय घर में आना जाना, अक्सर भोजन के दौरान उपस्थित रहना, जहां वह परिवार के एक सदस्य की तरह व्यवहार करता था, वह हर जगह उपस्थित था और कभी भी इंदिरा तक उसकी पहुंच थी। लगातार अटकलें लगाई जाती रही कि ब्रह्मचारी उसके प्रेमी है, लेकिन 1980 में जब ब्रह्मचारी का इंदिरा पर प्रभाव अपने चरम पर था, ब्रह्मचारी की भूमिका इंदिरा के जीवन में एक प्रेमी से कहीं ज्यादा कपटी और खतरनाक थी। कैथरीन फ्रैंक ने सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन इशारों में बताती हैं कि संजय के पास करोड़ों अरबों की अलिखित दौलत भी थी। संजय के निधन के बाद कई लोग अमीर बने। समृद्ध होने वालों में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी शामिल था। गांव से निकला एक योगी जो हथियारों का कारोबारी बना, सरकारी चैनल पर जिसके शो चलते थे। हालांकि विदेश से ताजा ताजा मंगाए गए विमान की दुर्घटना में संजय गांधी के निधन के साथ ही उसका असर भी 1983 के बाद इंदिरा परिवार में धीरे धीरे खत्म होते गया। राजीव के प्रधानमंत्री बनते ही राजीव सोनिया के घर के सभी दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मौत एक विमान दुर्घटना में 1994 में हुई थी। अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का इंदिरा से क्या संबंध था, यह जरूर रहस्यमयी नजर आता है, लेकिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की कहानी से पता चलता है कि देश की सबसे ताकतवर, ईमानदार और मजबूत बताई जाने वाली इंदिरा की सरकार में उस वक्त क्या कुछ चल रहा था, वह किसी भी भारतीय को निराश और परेशान करने वाला है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की कहानी रासपुतिन से मिलती जुलती दिखती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।